हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली क्लास आपने देखी होगी, उसको पढ़ा भी होगा। पिछली क्लास में हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था और आज की क्लास में हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी क्वेश्चन को भी साथ में करते जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हमको फॉर्मूला इसका याद नहीं होगा, फॉर्मूला भी इजीली याद होगा और हम इसको इजीली कर भी पाएंगे, क्योंकि हम फॉर्मूले के लिए लॉजिक यूज़ करेंगे, फॉर्मेट्स यूज़ करेंगे। यानी जो एक बार हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है वही हम बार बार यूज़ करते रहेंगे और उसी से हम फॉर्मूला जनरेट भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, इसको क्या बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में आपने क्या पढ़ा था कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको पे करने की एबिलिटी को चेक करने के लिए लिक्विडिटी रेशियो है। तो हमारे जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस यानी कि जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है उनके पेमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो उसको हमें जानने के लिए कि एबिलिटी क्या है, कैसे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, या उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो यूज़ करते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस मीन्स, सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि दैट द बिजनेस इज इन अ पोजीशन टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि उसकी अपनी औकात क्या है। भाई वो कंपनी कोई है, कोई बिजनेस है, तो अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे करने की उसकी कितनी औकात है कि लायबिलिटी पे लायबिलिटी ही लेते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसकी उस एबिलिटी को चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो का। एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, और कब वो ड्यू होगा वो भी हम इसमें पता करते हैं। ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंसी रेशियो में टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 4 टाइप से सॉल्वेंसी रेशियो को हम फाइंड कर सकते हैं। पहला डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हम इसके थ्रू पता करेंगे। अब इन दोनों में, इसके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। इन दोनों में क्या होता है, रेशियो हमारा प्योर में आता है, प्योर में या फ्रैक्शन में आएगा। इसमें हम परसेंटेज में भी प्रोप्राइटरी रेशियो को फाइंड करते हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा किस में आता है, टाइम्स में आता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, क्या होता है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो और क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और इसके क्वेश्चन को भी साथ में सॉल्व करेंगे जिससे बाद में कंफ्यूजन न रहे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अब ये डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, फॉर्मूला भी यहीं से बनाएंगे। देखिएगा, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज कंप्यूटेड, किस लिए कंप्यूट करते हैं, टू एसेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इंटरप्राइज। मतलब कि जो उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उसको पे करने की उसकी एबिलिटी कैसी है वो चेक करते हैं हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो से। लेकिन किसके रिलेशन में, तो द रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप। ये रेशियो किसके बीच में रिलेशन शो करता है, डेप्ट एंड इक्विटी के बीच में, बिटवीन लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्ट बोलते हैं, एंड इंटरनल इक्विटीज। इंटरनल इक्विटीज का मतलब जो हमारे शेयर होल्डर्स फंड हैं, इंटरनल, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स ऑफ द इंटरप्राइज। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, डेप्ट और इक्विटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है तो ये हो जाएगा डेप्ट अपॉन इक्विटी। क्या हो जाएगा, डेप्ट अपॉन इक्विटी हो जाएगा। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये डेप्ट क्या है, तो डेप्ट को समझिएगा, ये हमारा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और शेयर होल्डर फंड तो आपको पता है बैलेंस शीट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले नंबर पे जो हमारा आता है
वो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड ये है, और इसको हम, इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा शेयर कैपिटल और दूसरा हमारा क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेसिकली यही लिखते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दो ही चीजें हमें मिलेंगी यहाँ पे, तो तीसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इन दोनों का सम क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट डेप्ट एंड इक्विटी। आप डेप्ट और इक्विटी को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट जो है ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए बैलेंस शीट हमारा बनेगा कैसे, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसी से डेप्ट और इक्विटी दोनों निकल आएगा, बैलेंस शीट। तो अब बैलेंस शीट में डेप्ट और इक्विटी को हम निकालेंगे तो कैसे, ये देखिए बनाया फॉर्मेट, जैसा कि आपने कंपनी के लिए देखा। लाइन बहुत सीधी नहीं बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, लाइन नहीं देखना है हमको। तो ये हमारा हो जाएगा पार्टिकुलर्स, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नोट नंबर, और ये हो गया अमाउंट। अब इसमें जो चीज़ें हम लिखते हैं उसको हम लिखेंगे पहले। ठीक, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है हमारे पास, हम वो भी लिखेंगे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हमारा आता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स, हम मेन हेडिंग लिख रहे हैं, सब हेड में नहीं लिख रहे हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और तीसरा आता है करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। ठीक, यहां पे हम इसका टोटल करते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, सेकेंड नंबर पे आता है एसेट्स। क्या आता है, एसेट्स। और एसेट्स में दो चीजें आती हैं, क्या क्या आता है, पहला आता है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा आता है करेंट एसेट्स। क्या आता है, करेंट एसेट्स। और फिर इसका भी हम टोटल करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसका टोटल करते हैं तो टोटल में देखिएगा दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये भी हमारा टोटल और ये टोटल, बोथ आर इक्वल। इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मीन्स नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, and total equity and liabilities means sum of shareholders fund, non current liabilities and current liabilities। अब इसकी हेल्प से निकालेंगे हम डेप्ट। अब देखिए यहां पे आपको मान लीजिए, ये आपको कभी नहीं देगा कि टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, कभी क्वेश्चन में नहीं होता। हमें अगर टोटल में दिया होगा तो क्या पता होगा, टोटल एसेट्स पता होगा। क्या पता होगा, टोटल एसेट्स पता होगा, टोटल डेप्ट पता होगा। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड पता होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड पता होगा। अब ये तीन चीजें हमें अगर दी हैं तो हम कैसे निकालेंगे डेप्ट और कैसे हम निकालेंगे इक्विटी। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसका टोटल यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज का और इसका टोटल बराबर है, यानी टोटल एसेट्स किसके बराबर है, इन तीनों के सम के बराबर है, शेयर होल्डर फंड के, नॉन करेंट लायबिलिटी के और करेंट लायबिलिटी के। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एसेट्स। तो हम एक फॉर्मूला ये बना सकते हैं कि जो हमारा टोटल एसेट्स है, अगर हम उसमें से दो चीजें निकाल दें, क्या निकाल दें, तो हमें डेप्ट मिलेगा, शेयर होल्डर्स फंड निकाल दें, शेयर होल्डर्स फंड्स निकाल दें, और अगर इसमें से हम करंट लायबिलिटी निकाल दें तो हमें ये जो रिजल्ट मिलेगा ये किसका मिलेगा, डेप्ट का मिलेगा। एक तरीका ये हो गया। और इन दोनों के टोटल को क्या बोला जाता है, ये दोनों क्या है, टोटल डेप्ट है। क्या है, टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ा तो मिला टोटल डेप्ट। तो हमें इसी को हम बोलते हैं डेप्ट। सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोला जाता है, डेप्ट। तो अगर टोटल से हम क्या करें, करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो भी हमें मिल सकता है। तो डेप्ट का तो ये तरीका हो गया कि आप निकाल लो। ठीक है,
एक तरीका और है कि अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, जिसको हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। तो अगर हम यहां से क्या करें, यहां से हम निकाल दें किस चीज को, यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर हम शेयर होल्डर फंड को माइनस करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट मिल जाएगा। यानी हमारे पास कितने 3 फॉर्मूले हो गए डेप्ट के, सिर्फ बैलेंस शीट पता होने से। एक होगा टोटल डेप्ट अगर दिया है और हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी और करंट, नॉन करंट निकालना है, करंट दिया तो करंट को माइनस कर दो। दूसरा क्या है, आपको टोटल एसेट्स पता है, साथ में आपको शेयर होल्डर फंड पता है, करंट लायबिलिटी पता है, तो इन दोनों को निकाल दो, आपको डेप्ट मिल जाएगा। ठीक, एक कैपिटल एम्प्लॉयड का मिल गया जिसमें से हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट जुड़ा है तो शेयर होल्डर फंड कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड, ये भी इसी तरीके से आएगा भाई। अगर हमें टोटल एसेट्स पता है तो ये तीनों जोड़ेंगे तब तो इसके बराबर होगा, और इन दोनों का टोटल अगर हमें दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल डेप्ट बोलते हैं। यानी अगर टोटल एसेट से हम टोटल डेप्ट निकालें तो भी हमें इक्विटी मिल जाएगा, यानी शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड से अभी आपने शेयर होल्डर फंड माइनस किया था तो डेप्ट मिला था, अब आप डेप्ट माइनस कर दो तो आपको शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। आसान है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला लेके चलना है और इसी तरीके से बनाना, आगे जितने भी हैं सब में यही फॉर्मूला रिपीट होगा और कुछ नहीं आएगा। टोटल एसेट्स ध्यान रखना क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले इसका हम। कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया है और 10% डिबेंचर्स दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है। हमें क्या निकालना है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। इक्विटी को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, अब इसमें ध्यान रखना कि शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है और डेप्ट में क्या आता है। तो सबसे पहले अगर हम डेप्ट निकालें तो डेप्ट के लिए देखिए हमें सिर्फ एक चीज पता है, वो भी क्या पता है, जो हमारे पास 10% डिबेंचर है सिर्फ उसकी वैल्यू। करंट लायबिलिटी तो आती नहीं डेप्ट में, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती है, यानी नॉन करंट लायबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल के बात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेप्ट में हमारा सिर्फ 10% डिबेंचर्स आ जाएगा, 10% डिबेंचर्स, और 10% डिबेंचर्स हमें कितना दिया है, 1,30,000 रुपीज दिया है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें क्या क्या आता है हमारा, एक तो आता है इसमें शेयर कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अब इसमें देखिए क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दिया है कितना, 5 लाख रुपीज। रिजर्व में जनरल रिजर्व है हमारे पास 90,000 रुपीज। सरप्लस के लिए हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो इसी में आता है सरप्लस में 50,000। और अब जोड़ लीजिए 140 और 5 है तो कितना हो जाएगा, रुपीज 6,40,000। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल दे दिया और रिजर्व्स एंड सरप्लस होता और उसके बाद जनरल रिजर्व होता तो उसे हम नहीं लिखते किसको, जनरल रिजर्व को, क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है कि सारे रिजर्व उसमें हैं और सारे जो प्रॉफिट हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में डेप्ट की वैल्यू कितनी है, 1,30,000 और अपॉन इक्विटी की वैल्यू कितनी है, 6,40,000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि ये कितना हो जाएगा। तो 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा और 1 0 ये कटा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई बच्चों की तरह, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ गया। अब कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 128 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, 0 लगाएंगे, डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 लगाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा जो है 3 टाइम, तो 3 4 ज़ा 12, 1 3 6 ज़ा 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा 8। अब 3 पॉइंट तक हमने निकाल लिया है, यही बहुत है, 203:1, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगेन वही करना है, यहाँ पे इक्विटी शेयर दिया है 10 रुपीज ईच, फुल्ली पेड अप है, वैल्यू हमें दे रखी है। यहाँ पे क्या दिया है, 5009% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच कितना दिया, 50,000 का दिया। जनरल रिजर्व दिया है, सरप्लस दिया, तो अगर हम इन चारों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन चारों का टोटल क्या होता है, ये होता है हमारा इक्विटी, क्या होता है, इक्विटी। और 10% डिबेंचर, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेब्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला रख दीजिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे है ना, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, या अगर आपको निकालना है तो कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे कितना, 1,50,000, 1,95,000, 195 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2,15,000, तो ये हमें क्या मिल गया, इक्विटी 2,15,000, और हमारे पास यहाँ पे कितना है, 75,000 रुपीज़ का हमारे पास डेब्ट है। अब इसको सॉल्व करिए, 30 यहाँ कैंसिल हुआ, 30 यहाँ कैंसिल हुआ, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, तो 5 से इसको डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, 43 से 150 को डिवाइड कर लीजिए, 43 15, पॉइंट लगाएंगे 0, 150 हो गया, इसीलिए बोला 150। तो यहाँ पे अब कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 2, 1 कैरी आया, और यहाँ पे 4 में से 2 गया, 2 0 बढ़ाएंगे, 210 हो गया, तो यहाँ पे अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा जो है 5 टाइम, तो कितना जो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 1 3 4 ज़ा 12, 1 13, नहीं और बार जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और 121, ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम लेके जाइए, 4 3 ज़ा 12, 1 4 4 ज़ा 16 और 1 17, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 38, 0 लगाइए, अभी भी एक बार डिवाइड होगा, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जो है 9 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, 0.349:1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, और अगला हमको क्या बोला है, आप बताओ, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। देखो टोटल एसेट्स और डेब्ट का रिलेशन शो करता है, यानी जो हमारे पास टोटल एसेट्स है और जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है, लायबिलिटी है, उसके बीच में रिलेशन शो करता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो shows relationship between total assets and long term debts of enterprise, और फॉर्मूला इसका क्या होगा भाई, टोटल एसेट्स का डेब्ट से रिलेशन, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसमें भी फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले वाला जो फॉर्मूला यूज किया उसी में से दोनों फाइंड हो जाएगा। टोटल एसेट्स आपका कैसे निकलेगा, आप नॉन करेंट एसेट्स और प्लस कर दो करेंट एसेट्स को, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका क्या है कि अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और आपको करंट लायबिलिटी दी है तो जोड़ लो। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, प्लस इसमें आपका क्या आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक। अगर ये दोनों दिए हैं तो इसमें करंट लायबिलिटी जोड़ दो तो आपको टोटल एसेट्स मिल जाएगा। डेब्ट आपको बताया ही किस तरीके से फाइंड होता है, क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया है शेयर होल्डर्स फंड ₹1,60,000, तो बहुत आसानी से दिया। टोटल डेब्ट भी पता है, तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पे हमें मिलेगा टोटल एसेट्स।
फिर यहाँ पे हमें क्या दिया है, करंट लायबिलिटीज दी है। तो अब जब टोटल एसेट्स मिल गया, या हम देखें टोटल डेप्ट है, तो इससे करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्ट। तो कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेप्ट। और टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस टोटल डेप्ट। इन दोनों को जोड़ लें तो ये हमें दिया है 1,60,000 प्लस टोटल डेप्ट कितना दिया है, 3,60,000। तो अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 6,612 और 3,1,415, 5,20,000। और डेप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। देखिए एक ही फॉर्मूले से सब हो जाएगा, और अगर आपने बैलेंस शीट को पढ़ा है तो बहुत आसानी से आप फॉर्मूला बना लेंगे। एग्जाम में फॉर्मूले का रट्टा मार के आपको नहीं जाना पड़ेगा और टाइम भी बच जाएगा, कि एक बार आप फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, कई सारे क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड आते हैं, जैसे सब हेडिंग है, मेन हेडिंग बताना, फॉर्मूला भी आपका उसी में हो जाएगा। फिर आपको कैश फ्लो में भी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, फॉर्मेट याद है तो आपको पता रहेगा कहाँ कौन सी एक्टिविटी में कौन सी चीज़ें आती हैं। बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर इस ट्रिक से पढ़ा तो अब यहाँ पे देखिए टोटल डेप्ट कितना है, 3,60,000, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, 40,000, तो ये कितना आ जाएगा, 3,20,000 रुपीज़। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू, टोटल एसेट्स अभी हमने निकाला 5,20,000 अपॉन डेप्ट कितना आया, 3,20,000। जीरो कॉमन है, काट दो, 32 से 52 को डिवाइड करो तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, पहले 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा 20, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 6 टाइम जाएगा, 6 2 ज़ा 12, कैरी आया 1, 6 3 ज़ा 18 और 1 19, कितना कैरी बचेगा 8, फिर एक जीरो बढ़ाओगे, 2 टाइम जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा तो 64, कितना बचेगा यहाँ पे 6 और ये 1, फिर एक जीरो लगाओगे, अब कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा जो है 5 टाइम कम से कम जाएगा। तो हम इसको या तो 1.625:1 लिखें या 1.63:1 लिखें, दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है देखिएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टोटल डेप्ट हमें दिया है 60 लाख रुपीस का, शेयर होल्डर्स फंड है 10 लाख रुपीस का, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 2,50,000 का, और करंट एसेट्स है 25 लाख का, वर्किंग कैपिटल है 5 लाख रुपीस का। अब ये इतना सारा क्यों दिया है उसका भी रीजन है। देखो आपको क्या पता है, शेयर होल्डर फंड, तो रिजर्व एंड सरप्लस हमें रिक्वायर्ड नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस की जरूरत कब पड़ती है, जब शेयर कैपिटल दिया हो, ठीक है, तब हम रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ेंगे तो हमें शेयर होल्डर्स फंड मिलेगा, क्योंकि शेयर होल्डर फंड क्या होता है, सम ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इसलिए हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं, शेयर होल्डर फंड हमारे पास यही है। टोटल डेप्ट का मतलब कि टोटल लायबिलिटी, तो यहाँ पे अगर हम टोटल एसेट्स निकालें तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस टोटल डेप्ट, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड हमें कितना दिया है 10 लाख, तो ये 10 लाख हो गया, प्लस टोटल डेप्ट कितना है 60 लाख, तो ये 60 लाख हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 70 लाख। 70 लाख रुपीज हमारे पास क्या गया, टोटल एसेट्स। हमें क्या निकालना है, डेप्ट, और डेप्ट के लिए क्या चाहिए कि भाई अगर हमें टोटल डेप्ट पता है
टोटल डेप्ट पता है, तो इसमें से हम क्या माइनस करें, करंट लायबिलिटीज माइनस करें। लेकिन यहाँ पे हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि डायरेक्ट मिल जाए, हमें नहीं पता करंट लायबिलिटी कितनी है। तो इन्फॉर्मेशन को देखो और यूज करो कि कैसे आप करंट लायबिलिटी निकालोगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज हमें दी है वर्किंग कैपिटल। क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स। इस फॉर्मूले को यूज करके हम करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसकी हेल्प से हमें मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 5 लाख रुपीज, करंट एसेट्स की वैल्यू है 25 लाख रुपीज माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी इधर ले आओ, 5 लाख से इधर ले आओ, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 25 लैक्स माइनस 5 लैक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 20 लाख रुपीज करंट लायबिलिटीज। तो यहां पे देखिए टोटल डेप्ट कितना है हमारा, टोटल डेप्ट हमें पता है ना, टोटल डेप्ट हमारा है 60 लाख रुपीज, और अगर इसमें से हम माइनस कर दें 20 लाख रुपीज करंट लायबिलिटीज, तो हमें मिल जाएगा 40 लाख रुपीज डेप्ट। ठीक है, ये 40 लाख आ गया। तो अब यहां पे हम निकाल लेंगे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट्स हमने निकाला था ये कितना, 70 लाख रुपीज, तो 70 लाख डिवाइड बाई डेप्ट कितना आया हमारे पास, 40 लाख। जीरो कॉमन है, कट गया, 4 1 = 4, कितना बचा 3, 4 7 = 28, 4 5 = 20 अपॉन 1, यानी 1.75:1 आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, टोटल डेप्ट दिया है। ठीक है, क्या दिया है, टोटल डेप्ट, करेंट लायबिलिटी है, तो टोटल डेप्ट से करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डेप्ट मिल जाएगा। डेप्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक, कितना हो जाएगा, 12 लाख दिया है टोटल डेप्ट और करंट लायबिलिटीज है 4 लाख, तो ये कितना हो जाएगा, डेप्ट इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, हमें चाहिए टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट का जो है सम होता है, तो इसको हम यूज कर लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस, अगर इसमें हम करंट लायबिलिटी को जोड़ दें तो हमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल मिलेगा, और इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का जो टोटल होता है वो टोटल एसेट्स के बराबर होता है। तो हमें यहां भी ये भी मिल गया, 12 लाख प्लस 4 लाख, कितना हो गया ये, 16 लाख रुपीज। देखो कितना आसानी से एक फॉर्मूला पढ़ा, सारी चीजें उसमें आ गई। अभी अगर बैलेंस शीट नहीं बताया होता तो बहुत सारे फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ते, बार बार फॉर्मूला बनाते। ठीक है, तो यहां पे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट्स अभी हमने निकाला 16 लाख और 8 लाख रुपीज हमारा क्या है, डेप्ट, तो 8 2 = 16, यानी 2:1 आंसर होगा हमारा। ठीक है, देखो कितने आसानी से लग रहा है यार, आप लोग इतना परेशान हो जाते हो, रेशियो है, बहुत फार्मूला है, ये बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं। तो फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं, बस अपना दिमाग लगाना, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करो, सारी चीज़ें याद। अब मेन हेडिंग आपको याद करनी है, इतना भी काम जाम नहीं है, सब हेडिंग तो थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाएगा अगर मेन हेडिंग याद रहेगी तो।
देखिए अगला बढ़ते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो हम परसेंटेज में भी फाइंड कर सकते हैं और रेशियो में भी। अगर परसेंटेज में फाइंड करना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा अगर परसेंटेज में निकाला तो। बहुत सारी बुक्स में दोनों तरीके से आंसर है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। अब प्रोप्राइटरी रेशियो है क्या, ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में, प्रोप्राइटर्स फंड, फिर वही नाम बदल के आ गया। प्रोप्राइटर्स फंड को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, और किसके बीच में, टोटल एसेट्स के बीच में। अभी तो कैलकुलेट करके आए हो सारी वही चीजें अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, यहाँ पे हमें दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड होते हैं। क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स। क्रेडिटर दिया 9% डिबेंचर है, फिक्स एसेट्स है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, यहाँ पे एसेट्स हैं, तो इनको हम ले लेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये दोनों जो है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट्स ये नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये मत सोचिएगा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें जुड़ा है। ठीक है, तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट अलग है, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा नॉन करंट एसेट्स। और अगर करंट एसेट्स को भी मिला लिया तो ये बन जाएगा टोटल एसेट्स। फॉर्मूला निकाल लीजिए, रख लीजिए। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 4,50,000 प्लस 3,20,000 प्लस 65,000, तीनों को ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7,70,000 प्लस 65,000, 8,35,000, 8,35,000। और फिर हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, इन तीनों को जोड़ लो। 7 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 2,45,000 प्लस 3 लाख इज इक्वल टू क्या आ गया, 12,45,000। ये हमारा आंसर आ गया। फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। वैल्यू रख दो तो यहाँ पे प्रोप्राइटर्स फंड हमारा कितना आया है, 8,35,000 डिवाइड बाई 12,45,000। जीरो कॉमन है, हटा दो, 3 0। अब इसको डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करना है, पहले 5 से कैंसिल कर लो जिससे थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो 5 से कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 3 आया, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। अब इसको सॉल्व करना है तो इधर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 249 से डिवाइड करना है 167, नॉट पॉसिबल।
पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम तो जा नहीं सकता है, 7 टाइम लेके जाएं तो 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, 6 कैरी आएगा, 7 4 जा 28, 28 में 6 प्लस करेंगे 34, यहाँ 4 हो गया, कैरी कितना बचा 3, और 7 2 जा 14 और 3 ज़्यादा हो गया भाई, तो ज़्यादा हो गया तो इसको कितनी बार लेके जाएं, 6 टाइम लेके जाएं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 टाइम जाएगा तो 6 9 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 5 बचेगा, 6 4 जा 24 और 5 24 और 5 29, 2 कैरी बचेगा, 6 2 जा 12, 12 to 14, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, एक 0 यहाँ बढ़ा दो, अब कितनी बार जाएगा, अब 7 टाइम जा सकता है, ठीक है। तो 7 टाइम अब जाएगा तो 249 इंटू 7 कर लो, 7 9 जा 63, 6 और 7 4 जा 28 और 6 34, 3 7 2 जा 14, 3 17, 1743, 1743। अब इसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 1 और ये 0 लगाओ, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, एक 0 लगाना पड़ेगा, यानी 67.67 इज इक्वल टू 0.67:1, या फिर अगर परसेंटेज में करेंगे तो 67% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अगर परसेंट में निकालना तो यहाँ पे 100 कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट रेशियो टाइम्स में आएगा इसका आंसर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, द रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या हम किसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट है वो हमें कब दिया हो, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर दिया है तो इसमें प्लस कर लेना है इंटरेस्ट और टैक्स को कर लेना है प्लस। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा तो सिर्फ टैक्स को जोड़ना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिला तो सिर्फ इंटरेस्ट को जोड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसके बिफोर में होगा उसे नहीं जोड़ना, जिसके आफ्टर में है उसे जोड़ना है। और फिर क्या ले लेना है, यही इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में जैसे डिबेंचर है, बैंक लोन है, तो उसका इंटरेस्ट हमें लेना है और कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, टाइम्स में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसका भी देखते हैं, एक ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर है, 8% प्रेफरेंस शेयर है, 10% डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म्स लोन्स फ्रॉम बैंक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और टैक्स है। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लोन। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैसे निकलेगा, हमें दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा एक बात बताओ, टैक्स कब लगता है, जब हमारी फाइनल प्रॉफिट आती है नेट प्रॉफिट, और इंटरेस्ट कब लगता है,
नेट प्रॉफिट से पहले, यानी टैक्स लगाने के पहले हमें इंटरेस्ट को माइनस करना होता है। जो भी इंटरेस्ट पे करना है वो पे कर देते हैं, फाइनल जो बचता है उसी पे टैक्स लगता है। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने का मतलब कि इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो उसे प्लस करेंगे, और प्लस किसे कर लेंगे, टैक्स। तो प्रॉफिट कितना दिया है हमारे पास, ये रहा प्रॉफिट 75,000 है, 75,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स जोड़ेंगे, 9,000 दिया है टैक्स, और प्लस हम क्या जोड़ेंगे, इंटरेस्ट जोड़ेंगे। तो एक तो इंटरेस्ट हमें दिया है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, कितना 5,000, ये रहा। दूसरा इंटरेस्ट किस पे लगेगा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो 10% डिबेंचर है, डिबेंचर है 50,000 का, 10% कितना हो जाएगा 5,000, यानी टोटल 10,000। तो ये कितना हो जाएगा 10,000, ये हो गया 85 और 9 कितना हो जाएगा 94,000, कितना हो जाएगा 94,000। और अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर का इंटरेस्ट जोड़ लो, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, दोनों का इंटरेस्ट जोड़ लो। डिबेंचर का इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट किया था 5,000, इंटरेस्ट का ऑलरेडी दिया है 5,000, ये कितना हो जाएगा 10,000। अब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 94,000 और डिवाइड बाई 10,000। तो ये 3 जीरो कॉमन है, एक जीरो कटा, यहाँ पॉइंट लगा, आंसर कितना आया 9.4 टाइम्स विल बी द आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद कुछ है नहीं, इसके बाद खत्म, ठीक। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हमें एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो पढ़ना है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इतना पढ़िएगा, जिस तरीके से बताया है कि फॉर्मूला कैसे बनाना है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और वो तरीका ज़रूर यूज़ करिएगा, ट्राई करिएगा, समझ में आएगा तो ठीक, अदरवाइज आपका जो मेथड है आप अपना मेथड यूज़ करिएगा, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।